मगर अभी तो ये बाथरूम इंदिरा की कुंडली में और तबाही मचाने वाला था। हुआ ये कि अपने अपमान से तिलमिलाई इंदिरा किसी न किसी मौके की तलाश में थी और ये मौका आप सब में से अधिकांश ने 80 के दशक के उत्तरार्ध में आने वाला रामानंद सागर कृत रामायण धारावाहिक तो देखा ही होगा। इस धारावाहिक ने भारत में लोकप्रियता के नए मानदंड स्थापित किए। पहली दफा सिल्वर स्क्रीन पर धमकने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों के चेहरे पूजा की थाल में नजर आने लगे। मगर क्या आप जानते हैं, इस धारावाहिक के आने के तकरीबन 3 से 4 दशक पहले हिंदुस्तान के एक कोने में एक अभिनेता के लिए ऐसा ही भक्ति भाव देखने को मिल रहा था, बल्कि अतिशयोक्ति ना होगी अगर मैं ये कहूं कि इससे भी ज्यादा भक्ति भाव देखने को मिल रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं साल 1923 में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जन्म लेने वाले नंदमूरी तारक रामाराव की, जिन्होंने विजयवाड़ा से उच्च शिक्षा हासिल कर मद्रास सिविल सेवा की परीक्षा पास कर क्लर्क की नौकरी की। मगर फिर नौकरी में दिल नहीं लगा तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमाए। अब इसे संयोग कहें या नियति का आशीर्वाद, मगर जिस फिल्म इंडस्ट्री में दाखिले के बाद एक अदद मौके के लिए कलाकार दशकों दशक संघर्ष करते रहते हैं, नंदमूरी तारक रामाराव को वो अवसर 2 बरस के भीतर भीतर मिल गया और बरस 1949 में रिलीज हुई नंदमूरी तारक रामाराव की पहली फिल्म मनादेशम। इस फिल्म में तारक ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। फिल्म सुपरहिट जरूर साबित हुई, मगर इस फिल्म ने तारक की कोई खास पहचान नहीं बनाई। तारक की पहचान तो आने वाले दिनों में बनने वाली धार्मिक फिल्मों से बनी। आने वाले 3 दशकों में 300 से ज्यादा धार्मिक फिल्मों में कभी नारद, कभी शिव, कभी राम, कभी कृष्ण की भूमिका निभाते निभाते कब नंदमूरी तारक रामाराव एक अभिनेता से आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी जनमानस के भीतर एक ईश्वर सरीखी शख्सियत हासिल कर लेंगे, ये खुद नंदमूरी तारक रामाराव को भी नहीं इल्हाम था। मगर अब बरस आ चुका था 1980 और देश की संवैधानिक सत्ता पर हुकूमत चल रही थी महियशी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की, जिनके सुपुत्र संजय का अभी अभी देहावसान हुआ था, जिसके पश्चात इंदिरा नए सिरे से अपने दूसरे बेटे राजीव को राजनीति की बारीकियां सिखाने में व्यस्त थीं। बारीकियां सिखाने के सिलसिले में राजीव को पार्टी महासचिव का पद दिया गया था, जिसके बाद राजीव कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ देश भर के भ्रमण पर निकले हुए थे। कैलेंडर के पन्ने पर लाल रंग से छपे 4 अक्षर बता रहे थे कि ये 19वीं शताब्दी का 82वां साल था, यानी बरस था 1982। एक आम सी शाम थी और किसी कारणवश तारक आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जिले नेल्लोर के दौरे पे थे। ये वो दौर हुआ करता था जब छोटे शहरों में अच्छे होटल नहीं हुआ करते थे। तारक को उनकी हैसियत का होटल ना दिखा तो तारक ने सरकारी सर्किट हाउस का रुख किया। मगर जब सर्किट हाउस के रिसेप्शन काउंटर पे पहुंचे तो वहां खड़े हुए रिसेप्शनिस्ट ने तारक से क्षमा मांगते हुए खेद प्रकट करते हुए सूचित किया कि सर्किट हाउस का एक एक कमरा प्री बुक्ड है। तारक ने कहा, एक भी कमरा नहीं खाली है। उसने कहा, जी एक कमरा खाली है, मगर वो कमरा एक मंत्री जी ने प्री बुक किया है, अभी आए नहीं हैं, मगर किसी भी वक्त आ सकते हैं। तारक ने कहा, अभी तो नहीं आए हैं, जब तक वो नहीं आ रहे हैं तब तक वो कमरा मुझे दे दो, और अगर इस बीच वो आ जाते हैं तो मेरी उनसे बात करा देना। बात भी सही थी। एनटीआर का कद इतना बड़ा था कि उस कद को देखते हुए सर्किट हाउस के रिसेप्शन काउंटर पर बैठे हुए रिसेप्शनिस्ट की क्या मजाल कि एनटीआर के अनुग्रह को ठुकरा दे। उसने खटाक से अपना रजिस्टर निकाला और मंत्री जी के द्वारा बुक किए हुए कमरे को सौंप दिया एनटीआर को। एनटीआर काफी लंबे सफर के बाद थके हुए थे तो जल्दी से अपने कमरे में आए और सीधा बाथरूम में चले गए और नहाने लगे। अच्छा, नहा ही रहे थे कि इसी बीच मंत्री जी का काफिला सर्किट हाउस में आ धमका। अब रिसेप्शन काउंटर पर बैठे हुए रिसेप्शनिस्ट की तो बत्ती गुल। उसने तो मंत्री जी वाला कमरा एनटीआर को दे रखा है। इधर मंत्री जी को जब इल्हाम हुआ कि उनका बुक किया हुआ कमरा किसी और को दे दिया गया है तो मंत्री जी रिसेप्शनिस्ट पे भड़क उठे, समूचे सर्किट हाउस पर कार्रवाई करने की धमकी देने लगे। तो जल्दी जल्दी रिसेप्शनिस्ट ने अपने असिस्टेंट्स के साथ एनटीआर के कमरे में जाकर एनटीआर को उस कमरे से जबरदस्ती रवाना किया। एनटीआर उस रोज तो ये अपमान का घूंट पी गए, मगर एनटीआर के दिमाग में यह वाकया लगातार घूमता रहा कि किस तरह बाथरूम से नहाते हुए उन्हें बाहर निकाला गया, सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री जी के लिए। खैर, इसी बीच किसी कारणवश एनटीआर का चेन्नई स्थित उनके मित्र नागी रेड्डी के घर जाना हुआ।
नागी रेड्डी के घर पहुंच एनटीआर ने अपने दिमाग में चल रहे इस वाकये को साझा किया तो सामने बैठे नागी रेड्डी ने दो टूक लहजे में एनटीआर से कहा, चाहे जितनी दौलत कमा लो, चाहे जितनी शोहरत कमा लो, मगर असल ताकत तो नेताओं के पास होती है, राजनीति में होती है। इसीलिए असल ताकत चाहिए तो राजनीति में उतरना पड़ेगा। उस रोज नागी रेड्डी की कही ये बात मानो पत्थर पे खिंची लकीर की तरह एनटीआर के मानस में रच गई और एनटीआर ने उसी रोज नागी रेड्डी के घर से निकलते ही ये फैसला कर लिया था कि अब वो भी राजनीति में कदम रखेंगे। बस इंतजार था तो एक मुकम्मल मौके का, जो अवसर खुद ब खुद इंदिरा के सुपुत्र राजीव एनटीआर को मुहैया कराने वाले थे। मगर फिलहाल तो हम चलते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर, जिस हवाई अड्डे पर इंदिरा गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी का हवाई जहाज तत्काल लैंड ही हुआ है। राजीव हवाई जहाज से बाहर निकलते हैं कि सामने खड़े आंध्र प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री टी अंजय्या को खड़ा पाते हैं। बेगमपेट हवाई अड्डे पर लोगों की भीड़ थी, हजारों हजार समर्थक राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। समूचा एयरपोर्ट भीड़ से पटा पड़ा था, तिल रखने की जगह नहीं थी। टी अंजय्या को लगा राजीव अपने इस स्वागत से अभिभूत हुए होंगे, मगर राजीव अपने इस स्वागत से अभिभूत तो हुए नहीं, उल्टा कुपित अवश्य हो गए और टी अंजय्या को सार्वजनिक स्थान पर सबके सामने जी भर के खरी खोटी सुनाई। राजीव ने अंजय्या से शिकायत के लहजे में कहा, इतने सारे लोग यहां क्या कर रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था ना सिर्फ तुम आना, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? मुझे इतनी भीड़ नहीं चाहिए, ये लोग नहीं चाहिए। ये बात आंध्र प्रदेश के पत्रकारों ने अगले दिन अपने तेलुगु भाषी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पे जगह देकर छापी कि देश की प्रधानमंत्री के सुपुत्र को आंध्र प्रदेश की आम जनता से है शिकायत। क्योंकि हवाई अड्डे पर पहुंची हुई आम जनता को देखकर बिफरे राजीव। इस तरह की खबरों ने तेलुगु भाषी जनमानस के भीतर राजीव को लेकर एक सशंकित छवि बनाई कि ये हम तेलुगु भाषी लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। और बस यही वो अवसर था जिस अवसर का इंतजार विगत 6 महीनों से नंदमूरी तारक रामाराव कर रहे थे, जिसके बाद 29 मार्च 1982 के दिन एनटीआर ने अपनी नई पार्टी की नींव रख दी। नाम रखा तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु भाषी जनमानस के भीतर अपने सबसे चहेते अभिनेता को चुनावी रैलियों में देखने की उत्कंठा स्पष्ट नजर आ रही थी, मगर इस उत्कंठा को, इस चिंगारी को दावानल का रूप दे दिया एनटीआर के आग उगलते भाषणों ने। एनटीआर ने आने वाले दिनों में अपनी रैलियों में तेलुगु अस्मिता का भाव जगाकर कांग्रेस को एक बाहरी दल के तौर पर प्रतिपादित कर दिया। नंदमूरी तारक रामाराव ने समूचे आंध्र प्रदेश में एक ऐसा चक्रवात पैदा किया जिस चक्रवात ने महज 9 महीने बाद होने वाले सूबे के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के परखच्चे उड़ा के रख दिए। महज 9 महीने पहले बनी पार्टी के नेता एनटीआर ने अपने करिश्मे के बूते इंदिरा को न सिर्फ आंध्र प्रदेश के भीतर चुनावी मात दी, बल्कि समूचे राष्ट्रीय परिदृश्य में इंदिरा के खिलाफ माहौल बनाने में एक महनीय भूमिका निभाई। अपने अपमान से तिलमिलाई इंदिरा किसी न किसी मौके की तलाश में थी और यह मौका इंदिरा को मिला जुलाई 1984 में, जब अपने हार्ट की बाईपास सर्जरी कराने के उद्देश्य से एनटीआर अमेरिका गए। इधर तारक का जहाज अमेरिका के लिए उड़ान भरा ही था कि यहां दिल्ली कांग्रेस हाईकमान के इशारे पर तारक की पार्टी में टूट शुरू हो गई। तभी ये खबर अपने हार्ट की बाईपास सर्जरी करा रहे नंदमूरी तारक रामाराव के कानों तक पहुंची तो एनटीआर अपने हार्ट की बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन छोड़ व्हील चेयर पर 14 अगस्त 1984 के रोज हैदराबाद की धरती पर वापस लौट आए। एनटीआर की पार्टी टीडीपी के मंत्री एन भास्कर राव को अपने खेमे में शामिल कर एन भास्कर राव के जरिए टीडीपी के 99 विधायकों के अपने पाले में होने का दावा कर रहा था कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी नेतृत्व। और इसी दावे को लेकर वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ठाकुर रामलाल के पास पहुंचा। ठाकुर रामलाल ने केंद्र की अनुशंसा पर ही ऐसा किया होगा, खैर बात जो भी हो, मगर ठाकुर रामलाल ने बगैर ये जांचे कि एन भास्कर राव के पास पूर्ण बहुमत है भी कि नहीं, एन भास्कर राव को तत्काल आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवा दिया और उन्हें 1 महीने का समय दिया बहुमत सिद्ध करने के लिए। मतलब किसी भी राज्यपाल के द्वारा दिया जाने वाला यह सबसे लंबा समय है, आमतौर से 2 दिन या 3 दिन, अधिकतम से अधिकतम 5 दिन, 1 हफ्ता। ये 1 महीने सरीखा लंबा कार्यकाल किसकी अनुशंसा पर एन भास्कर राव को दिया गया था, यह राजनीति को देखने और समझने वाला कोई भी समझदार शख्स आसानी से पता
लगा सकता है। खैर एनटी रामाराव भी कहां हार मानने वाले थे। इंदिरा की सजाई गई बाजी को ध्वस्त करने के लिए एनटीआर ने अपने सबसे बड़े हथियार को बाहर निकाला। यह हथियार था जनता के बीच उनकी अप्रतिम लोकप्रियता। अपनी इसी लोकप्रियता के दम पर एनटीआर सीधा जनमानस के दरवाजे पर गए, जनता की चौखट झोली फैलाकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद एनटीआर के समर्थकों ने आंध्र प्रदेश की धरती पर वो तांडव मचाना शुरू किया जिस तांडव के तले हिली धरती आहिस्ता आहिस्ता इंदिरा के सिंहासन को भी कपाने लगी थी। क्योंकि अगले रोज से आंध्र प्रदेश में हिंसा का जो प्रकोप बढ़ा, इसने 24 घंटे के भीतर 26 जाने लेकर सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े कर दिए थे। देश भर की मीडिया लगातार एनटीआर के समर्थन में खबरें छाप रही थी, अखबारों में एनटीआर के समर्थन में संपादकीय छापे जा रहे थे, देश भर का विपक्ष एनटीआर के समर्थन में लामबंद हो चुका था। इसी बीच लंदन से प्रकाशित होने वाले इकोनॉमिस्ट ने इंदिरा का एक कार्टून छाप समूचे हिंदुस्तान में सनसनी पैदा कर दी। द इकोनॉमिस्ट ने अपने मुख्य पृष्ठ पर इंदिरा को काली माता के स्वरूप में दर्शाते हुए एक हाथ में फरसा, जिस फरसे से वो सरकारें गिरा रही हैं। निश्चित रूप से विदेश के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में छपे इस कार्टून ने इंदिरा की दुनिया भर में किरकिरी कराई, जिसके बाद दुनिया के दबाव के चलते इंदिरा ने आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव के खिलाफ अपने तेवर कुछ ढीले किए, जिसके बाद एनटी रामाराव ने राष्ट्रपति भवन में आकर अपने समर्थकों की परेड करवाई। उस परेड में शामिल सदस्यों की कुल संख्या पाई गई 163, जो आंध्र प्रदेश की विधानसभा के जादुई आंकड़े 148 से 15 ज्यादा थी। एनटीआर बहुमत सिद्ध कर चुके थे। इसके बाद इंदिरा के पास कोई विकल्प तो नहीं था, मगर अब सब कुछ ऐसे भी करना था कि इंदिरा की स्पष्ट सहभागिता ना लगे। इसीलिए सर्वप्रथम तत्काल प्रभाव से आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल ठाकुर रामलाल की सूबे से विदाई कराई गई और सूबे में शंकर दयाल शर्मा सरीखे सीधे साधे व्यक्तित्व वाले राज्यपाल की तैनाती की गई। शंकर दयाल शर्मा आंध्र प्रदेश पहुंच तत्काल एनटीआर से संपर्क साधते हैं, तेलुगु देशम पार्टी से संपर्क साधते हैं, अलग अलग धड़ों से मिलते हैं और इसके बाद एक राजनीतिक सहमति पत्र के तहत एन भास्कर राव से इस्तीफा लिया जाता है और 14 अगस्त को हुई बगावत 25 सितंबर आते आते पूर्णतः समाप्त हो जाती है। एनटी रामाराव दोबारा सूबे की कमान संभालते हैं। फिर कभी आएंगे तो एनटीआर के करिश्मों के और चर्चे सुनाएंगे।